हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल इसका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम द मिड पॉइंट थ्योरम इसे करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये एग्ज़ाम में हम सब पूछ ली जाती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? इसका जो स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side and is half of it। इसको बच्चे करने के दो तीन तरीके हैं। तो एक तरीका हम बताएंगे यहाँ पे क्या है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। इसमें द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। हमने ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में फिर पढ़ेंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइडों का मिड पॉइंट ले लिया। ये हमने मान लिया इस ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, ये लिया। तो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इनको हम ज्वाइन करेंगे ये। तो थ्योरम में कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन होगी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो लाइन ज्वाइन करी है दो मिड पॉइंटों को, ये जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी थर्ड साइड। अब थर्ड साइड कौन सी? देखो हमारे तीन साइड थी, ए बी, बी सी और सी ए। हमने ए बी का मिड पॉइंट ले लिया, ए सी का ई ले लिया, यानी दो साइड तो हो गया। थर्ड साइड है बी सी, तो यानी जो लाइन होगी पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसके पैरेलल भी होगी एंड इज हाफ ऑफ इट, और इसकी हाफ होगी। तो ये हमारे पास थ्योरम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। अब गिवन में क्या लिखेंगे? जब मिड पॉइंट दे रखे ना, यहाँ लिखेंगे पॉइंट डी इन ट्रायंगल triangle ABC point D is the midpoint of AB and E is the midpoint ऑफ AC। ये हमें गिवन है, ठीक। एंड D इज ए लाइन सेगमेंट, ये ना लाइन सेगमेंट है। DE इज अ लाइन सेगमेंट, ये हमने लाइन सेगमेंट डी करते हैं। टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव हमें करना क्या है? इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो हमने लाइन सेगमेंट खींचा DE, तो हमें प्रूव करना है DE पैरेलल टू किसके? थर्ड साइड BC एंड, और कैसे प्रूव करनी है? थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट, यानी ये जो दो मिड पॉइंट को हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट जो खींचेंगे, ये जो होगी ये इसकी हाफ होगी, किसकी? थर्ड साइड की। ये प्रूव करना है। यानी अगर हम ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं लाइन सेगमेंट के द्वारा, तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है ये थर्ड साइड की पैरेलल भी होगी और इसकी हाफ भी होगी। ये हमें प्रूव करना है। अब जो यहाँ पर हमने जो है ना कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे? DE को हम प्रोड्यूस करेंगे आगे तक, बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ा दिया? F तक बढ़ा दिया। और ये बढ़ाया कैसे? कंडीशन ये रखी कि जितना DE है उतना ही हमने EF बढ़ा दिया, और यहाँ से F और C को जोड़, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम? DE प्रोड्यूस या DE एक्सटेंड, ऐसे लिखते हैं। कैसे है?
extend DE to F such that DE is equal to EF। हमने इसको इतना DE को आगे बढ़ाया कि जितना DE है ना उतना ही हमने EF बढ़ा दिया, और फिर क्या किया, ज्वाइन F एंड C, ज्वाइन F एंड C, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रूफ की। ना देखो प्रूफ, अब देखिए सबसे पहले तो जो हमने ये गिवन में लिखा है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब ये हो गया कि AD इक्वल टू दिस, और ये इसके इक्वल होगा, है ना। जैसे यहाँ हमने 3 लगा देते हैं, यहाँ 2, ये इसके बराबर। मिड पॉइंट का ये तो मतलब हुआ कि AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC, इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम प्रूफ करेंगे, तो हम बच्चे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AED एंड, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, CEF, ट्रायंगल CEF, ठीक है, इसमें लेना है हमें। अब देखिए इसमें हमें इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए पहले लिखेंगे AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, ये क्या है, गिवन है, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, इट मीन AE इज इक्वल टू EC, और DE इज इक्वल टू EF, ये हमने कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से किया था, इसको इतना बढ़ाया कि DE इज इक्वल टू EF हो गया। अब हमें एक एंगल चाहिए, ये एंगल हमने 1 मान लिया और ये एंगल हमने 2 मान लिया, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल, और ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, 1 और 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए एक ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल, और दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड और एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है ये हमारे कैसे हो गए, एंगल AED कॉन्ग्रुएंट इसके ट्रायंगल CEF, और किस रूल से हुआ ये, SAS, ये कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब बच्चे कॉन्ग्रुएंट हमने पढ़ा हुआ, कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगलों की बात हो रही है, मैं ये कह सकता हूं कि AD इज इक्वल टू, ये AD जो है इसके इक्वल कर दें CF, AD इज इक्वल टू CF, किस तरह से, बाई CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना इसके, ठीक है। और हम ये दिखा सकते हैं, ये एंगल 3, ये एंगल इसके, ये भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ट्रायंगल का, तो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी कैसे आएगा, CP CT से। अब देखें बच्चे, हमने यहाँ दिखाया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 और 4 एंगल इक्वल हो गए। अब ये एंगल कैसे हैं, ये एंगल कैसे हैं, ये हमारे अल्टरनेट एंगल हो रहे ना इधर उधर में ये, और अगर मान लिया अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो जो लाइनें हैं वो पैरेलल होती हैं, पढ़ा है। जैसे भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू 4, these are alternate interior angle, है ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल,
ये दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो इससे हमें क्या मिलेगा कि एफ सी पैरेलल टू ए डी, एफ सी पैरेलल टू ए बी कह दो या ए डी कह दो, ये इसके पैरेलल हो गई। क्या ए डी के हो, ए डी लिख देते हैं पहले, ए डी के होगा तो ए बी के भी होगा, ए डी लिख दो तो यानी ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, इस समझ में पैरेलल क्यों हुई है। ठीक, देखो जैसे इसको हम बता रहे थे, ये हो जाएगा ना, इसको इसके आगे करेंगे। ये मैंने यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर इसने लिखा है, जैसे मतलब ये दो लाइनें हैं, हमें ये मतलब पैरेलल है, दो लाइनें दे रखी हैं, और अगर मैं इनके इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दूं तो ये दो लाइनें जो हैं ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा उल्टा क्या होता है कि अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइनें हैं, और अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अगर पैरेलल लाइन है, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर उनका सम 180 होता है। ये सब पैरेलल लाइन की ये प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या मतलब हुआ, अगर मान लो तुम्हें लाइन पैरेलल दे रखी है तो अल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होंगे, लेकिन अगर तुम्हें ये दे दिया जाए कि दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, या हम कहते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर वही बात आएगी, हमने ये दिखा दिया कि ये एंगल 3 और 4 जो है ये अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो इनसे कौन सी लाइनें आ रही हैं, एक नहीं क्या पता ना 3 और ये 4, ये ऐसे, तो ये लाइन तो कॉमन है, तो बाकी दो लाइन यही तो रही, ये और ये, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखें एफ सी जो है पैरेलल है ए डी के। अगर यहाँ एफ सी जो है ए डी के पैरेलल है तो क्या एफ सी जो है ए बी के पैरेलल भी होगी, नहीं होगी, वो तो उसी का तो पार्ट है ये। ठीक है, तो हम इसके बाद हमें लिखेंगे और करके, और एफ सी पैरेलल टू ए बी पैरेलल होगी इसके। ठीक, और दूसरा और भी क्या लिख सकते हैं कि एफ सी पैरेलल टू डी बी, ये समझना बस, एफ सी पैरेलल टू डी बी। हमारा ये आया था ना एफ सी इसके पैरेलल है, तो भाई एफ सी अगर इसके पैरेलल वही लाइन को बढ़ा दें तो ये इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है, और अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका जो छोटा पार्ट है वो भी इसके पैरेलल होगा, तो एफ सी इज पैरेलल टू डी बी। ठीक, अब यहाँ एंड एफ सी जो है इक्वल किसके थी, ए डी के, ये निकालता ना एफ सी इज इक्वल टू ए डी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ प्रूव लिख दो, ये हम प्रूव कर चुके हैं। बट ये ए डी जो है क्या डी बी के बराबर है, ए डी इज इक्वल टू डी बी। भाई क्यों, D is the midpoint, या गिवन लिख दे, या D is the midpoint, D is the midpoint of AB। तो D midpoint है तो AD इक्वल टू DB हो गया। तो हमारे पास यहाँ तो आया था, इसको हमने 1 माना था, इसको हम सेकंड नंबर मान लें और इसको हम मान लें थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या मिलेगा हमें, एफ सी हम कह रहे हैं ए डी के बराबर है, और यहाँ हम ए डी कह रहे हैं डी बी के बराबर है, तो यानी एफ सी किसके बराबर हो गया, डी बी के। तो एफ सी इक्वल टू डी बी हो गए, हो गए भाई, एफ सी ए डी के बराबर और ए डी डी बी के बराबर है, तो यानी एफ सी और डी बी जो है आपस में बराबर हो गए। अब बच्चे इसको हम नंबर दे देते हैं 4 नंबर दे दिया। अब यहाँ देखो ये जो लाइन, ये जो है एफ सी ये पैरेलल डी बी के है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, और अभी प्रूव करा है एफ सी इज इक्वल टू डी बी। इसका मतलब है कि ये लाइन जो है एफ सी जो है डी बी के पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का एक
अलग प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम में होता क्या है कि अपोजिट साइड पैरेलल हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और इसमें एक कंडीशन और होती है कि अगर हम इस क्वाड्रिलेटर में एक ही पेयर लें तो वो पेयर जो है, साइड का पेयर जो है वो उसके पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हमारा जो बी सी एफ डी ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे किस किस से लिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला, इससे हमें फर्स्ट और फोर्थ से जो है, फर्स्ट और फोर्थ से मिल गया भाई ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है। तो फर्स्ट और फोर्थ से हमें मिला बी सी एफ डी, हेंस बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि पैरेललोग्राम ये हो गया। अब जब पैरेललोग्राम है तो हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो यानी बीसी किसके पैरेलल हुआ, डीएफ के। ये पैरेललोग्राम हो गया ना, तो बीसी पैरेलल हो गया डीएफ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। अब BC जब इसके पैरेलल है तो BC इसके भी पैरेलल होगी, या हम कह सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC, और हम इसको लिख सकते हैं ये पूरा पार्ट जब इसके पैरेलल है ये तो लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि DE इसके पैरेलल होनी चाहिए। भाई BC पूरे के पैरेलल तो BC इसके भी पैरेलल होगी DE के। ठीक है, तो मैंने DE लिख दिया, DE पैरेलल टू BC। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कहता है कि हाफ ऑफ इट, यानी ये DE जो है ये इसके हाफ होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। अब देखो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है ना, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं। अब अगला पार्ट चल रहा है ये, नाउ यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ BC इज इक्वल टू DF। इसका भी रीजन क्या होगा, यही होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, BC इक्वल टू DF। अब ये DF जो है देखो, BC इज इक्वल टू DF में कह रहा हूं, तो इसको हम DF को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, BE प्लस EF, BE प्लस EF ये बांट दिया हमने। तो BC इज इक्वल टू DE, हमें क्योंकि DE लेना है ना, तो मैं DE प्लस ये EF जो है, EF ये हमने शुरू में कंस्ट्रक्शन करी थी ना, ये EF कितनी बढ़ाई थी, जितनी की DE है, तो मैं EF की जगह DE लिख सकता हूँ, तो यानी EF की जगह भी हमने DE लिख दिया। और यहाँ लिख सकते हैं रीजन में कि EF इज इक्वल टू DE। तो अब ये क्या बन गया, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE। ठीक है, और मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC, एक ही बात है। तो DE कितना हुआ, हाफ ऑफ BC। यही दो बातें हमें प्रूव करनी थी। एक तो हमें ये दिखाना था कि DE पैरेलल टू BC, और एक हमें दिखाना था DE हाफ ऑफ BC। तो ये हमारी थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, और एग्जाम में लगभग आ ही जाती है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंगलों वगैरह की, कि कहाँ से। अब इसको देख करके तुम्हें डायग्राम बनाना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, अब एक लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट किसके, टू साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एक तो ट्रायंगल की बात हो रही है, इसके दो साइड है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करेगी। तो लाइन जो है हमें दिखाना है पैरेलल टू द थर्ड से, इसके पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। तो हमने क्या करना है, हमने पहले कंस्ट्रक्शन में DE को EF तक बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, जितना कि DE है, इसी के इक्वल इसके बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल बन गए, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, सिंपल हो गया। ये इसके इक्वल है,
कंस्ट्रक्शन से ये इसके इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें जो है हमें लिख सकते हैं दिस साइड सी एफ जो है ए डी के इक्वल होगी सी पी सी टी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। ऐसे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दिखा दिया, और जब एंगल 3 और 4 इक्वल है तो ये अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब एफ सी जो है ये पैरेलल होगी ए डी के, और एफ सी पैरेलल होगी ए बी के। ए डी का ही पार्ट आगे बढ़ा है, और एफ सी ही पैरेलल होगी डी बी के, इसलिए कई जगह लिखना पड़ता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। हमें तो ये पैरेललोग्राम बनाना है इसको, तो ये इसके पैरेलल हो गई, ठीक है ना, ये हमारे पास इसके पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, हमने जो है इसके बाद हम जो है ये पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास जो है, इसके पैरेलल भी हो गई, और ये किसके बराबर है, ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, डी बी के, तो एफ सी भी डी बी के बराबर हो गई, तो ये इसके पैरेलल भी हो गई और इसके इक्वल भी हो गई। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती है, तो बी एफ डी एफ पैरेलल बी सी, तो हम इसको डी ई भी कह सकते हैं, पूरा उसी का पार्ट है, तो डी ई पैरेलल बी सी, ये पहला पार्ट हो गया था। अब हमें दिखाना है ये इसका हाफ है, ठीक है ना, तो अब ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो ये पूरा डी एफ जो है बी सी के बराबर हो गया, और डी एफ को हम दो पार्ट में बांट दिया, डी ई प्लस ई एफ। अब दोनों पार्ट में भी इक्वल है, तो ई एफ की जगह भी डी ई लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा डी ई, तो 2 ट्वाइस ऑफ डी ई हो गया, ठीक है, तो डी ई की वैल्यू क्या आई, हाफ ऑफ डी सी, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद इसका जो है